हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई हो तो जबरदस्त करे। जी हाँ दोस्तों, 20 मार्च को आप लोगों का सोशल साइंस का पहला पेपर होने वाला है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी तरह के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आज बिल्कुल सोशल साइंस के बिल्कुल वायरल क्वेश्चंस कह सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो आप लोगों को 2 नंबर में पूछ जाएंगे। करीब 20 से 22 सवाल आज हम लोग देखने वाले हैं और इसमें से एग्जाम में जरूर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सवाल। चलिए देख लेते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्या क्या वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी को शेयर कर दीजिएगा और हर एक चीज को समझा देंगे। रटने का तो बिल्कुल भूल ही जाइए, हर एक चीज को समझ जाइए। एक बार देखोगे तो एग्जाम में जाके फोड़ दोगे। चलो देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसको आप लोगों ने बहुत देखा। इस पर वीडियो अपलोड और होगा और एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरह से करो ताकि रिजल्ट बढ़िया आए। चलो देखते हैं क्या क्या सवाल है। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है कि पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हो नहीं है। जो पशुओं में प्लेग की तरह बीमारी फैलता है ना, प्लेग देखते हो कैसे गांव के गांव उजड़ जाता है जिस तरह से आदमी, उस प्रकार जो पशुओं में जो बीमारी फैलता है, मतलब एक भी पशु नहीं बचे थे, उस बीमारी को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों रिंडर पेस्ट कहते हैं। जानते हैं आप रिंडर पेस्ट क्या है? एक पशु रोग है, एक मवेशी रोग है जिसमें बिल्कुल गांव के गांव मवेशी उजड़ गए थे, सारे मवेशी मारे गए थे। तो पशु रिंडर पेस्ट क्या एक पशु रोग है। अगला सवाल है हम लोग का, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? भारत में दोस्तों राजनीतिक दलों की संख्या लगभग 740 से ज्यादा है। ठीक है, 740 से ज्यादा है। तो अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो भी हम मार सकते हो, सब्जेक्टिव अगर अति लघु आएगा तो भी आप इसको मार सकते हो। अगला सवाल है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों भाप इंजन का जो आविष्कार वो किया थॉमस न्यूकोमैन ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, थॉमस न्यूकोमैन ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। और अगला सवाल हमारा है साथ में, खनिज क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो, भूपर्पटी की पृथ्वी की भूपर्पटी समझ लो, पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर पाई जाने वाली वह महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसे खनिज बोलते हैं। खनिज क्या भाई साहब? पृथ्वी के अंदर जो चीज पाई जाती है जो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो उसे हम लोग बोलेंगे खनिज। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। तो इसको देखने के लिए और भी वीडियो आएगा, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और वीडियो को आप लोग देख पाओ और एग्जाम के जो चंद दिन बचे हुए हैं इसमें खुद को और आगे बढ़ा पाओ। ठीक है, देखिए एग्जाम क्वेश्चंस जो लाता हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग लेकर आता हूँ। पढ़ने का तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन आप लोग जो अच्छे हैं अभी एग्जाम के लिए वही चीज अब बता रहा हूँ। मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो देखिए, मुद्रा का प्रयोग करके ही लोग किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। समझ लो, मुद्रा पैसा नहीं होगा तो कहाँ से खरीदोगे बेचोगे? बाजार जाओगे, आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो कोई चीज अगर मन में खाने का भी होगा ना तो नहीं खा पाओगे। अब ऐसा थोड़ी बोलोगे सर आपके लो 1 किलो चावल ले लो और मुझे समोसा दे दो, कोई नहीं देगा। अब तो वो वस्तु विनिमय का दिन गया है ना, अब तो पैसा चलता है। ठीक है, पैसा बोलता है। तो मुद्रा का प्रयोग करके ही लोग किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। पहले क्या था दोस्तों, पुराने युग में वस्तु विनिमय था, मतलब वस्तुओं की अदला बदली होती थी। आपके पास भेड़ है भैया, दूसरे को भेड़ दे दो, आपको चावल चाहिए उससे चावल ले लो, ये हो गया वस्तु विनिमय। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा भैया, अब रुपया होगा तो सामान खा पाओगे, नहीं तो भूखे मर जाओगे। समझ रहे हो? तो अभी ये इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा गया है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां? इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में के मध्य में प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति, ये 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुन लीजिए। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले 18वीं शताब्दी में कहां पर? इंग्लैंड में हुआ था, 18वीं शताब्दी के मध्य में। उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? तो उदारीकरण एक ऐसे नियंत्रण, उदारीकरण क्या, देखो इसका अर्थ क्या है? ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे क्या आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। मान लीजिए कुछ ऐसा नियम लगा दिया गया है जिससे आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, देश का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो सरकार क्या करेगा? उन नियमों में छूट दे देगा, अब आर्थिक विकास अच्छा होने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं उदारीकरण। ठीक है, मान लो सरकार कुछ ऐसे रूल्स लगा दिए हैं जिसकी वजह से कोई व्यापार या व्यापार ही नहीं कर पा रहा। मान लो अब अमेरिका से कोई व्यापारी आना चाह रहा है, हम लोग का देश में व्यापार करना चाह रहा है, लेकिन वहां पर कुछ टैक्स ही बहुत ज्यादा लगा दिया है, तो फिर व्यापार नहीं कर रहा। एक नियम लगा दिया नहीं, चलो भाई तुमको टैक्स देना पड़ेगा हमारे देश में अगर व्यापार करोगे तो। लेकिन अगर ये कहते मोदी जी कि नहीं आप हमारे अगर यहाँ व्यापार करो बिल्कुल टैक्स फ्री है, आपको सरकार को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो बहुत कंपनी आएंगे और करेंगे, उससे लोगों का रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेंगे तो क्या पैसा होगा, समझ रहे हो? इस प्रकार से तो क्या इस प्रकार का जो नियंत्रण में जो सरकार ढील दे देगी ना उसे ही उदारीकरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? बेहद शानदार प्रश्न है ये। देखिए क्या है, किसी देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाले वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। आयात शुल्क मतलब किसी भी देश की सीमा पर, जैसे हम लोग भारत और चाइना बॉर्डर है, भारत और अमेरिका बॉर्डर है, अब जैसे अमेरिका सब किसी सामान को हमारे भारत में ला रहे हो तो वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा भारत सरकार को, यहाँ तुम इस वस्तु का टैक्स दो। ठीक है, छुपा के लाओगे तो सीधा जेल चले जाओगे, समझ रहे हो, पकड़ा जाओगे तो तो यही जो मतलब बॉर्डर में जो शुल्क लगता है ना,
टैक्स लगता है वही टैक्स होता है और उसी को बोलते हैं आयात शुल्क, आने का शुल्क। ओके। भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समय फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। बोलोगे सर भैया मुंबई में नहीं हुआ था क्या? मुंबई में हुआ दोस्तों प्रथम सफल आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना। समझ रहे हो? कब हुआ था कमेंट करके जरूर बोलना। मुंबई में प्रथम सफल आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों सबसे पहला हुआ था कोलकाता में, जो कि सफल नहीं रहा था। ठीक है। सेकंड टाइम मुंबई में हुआ, जो आप लोग का सफल रहा। मुंबई में कब हुआ था कमेंट में छाप देना फटाफट से प्यारे प्यारे बच्चों। पहला सफल आधुनिक कारखाना ये लो, आपको छापने का जरूरत नहीं था। पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही क्वासजी डाबर द्वारा खोला गया था। ठीक है, आप लोग बोल ही दिया। 1854 में मुंबई में क्वासजी डाबर द्वारा खोला गया था। अगला सवाल है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था। यहाँ कोई एक दल थोड़े है, यहाँ मोदी जी भी है, सोनिया गांधी जी भी है। ठीक है, हम लोग का हेमंत चचा भी है, सब कोई है। तो बहुत सारे दल है यहाँ पे, तो जिसमें क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक आते हैं। क्षेत्रीय दल मतलब क्या? जो लोकल का दल हो गया। ठीक है, जो छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू का पार्टी होता है। और जो राष्ट्रीय दल से बीजेपी हो गया, उसके बाद कांग्रेस हो गया, ये सारे राष्ट्रीय दल हो गया। मुद्रा का कोई दो कार्य, मुद्रा का दो कार्य गिन के खत्म नहीं कर पाओगे। मुद्रा ही तो है, नहीं तो क्या ही होता है। समझ रहे हो? विनिमय के लिए सबसे पहले किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए मुद्रा की मध्यस्थता की भूमिका होती है। मतलब क्या? मुद्रा नहीं होगा तो आप किसी चीज को खरीद बेच नहीं पाओगे। धन संचय के लिए आपके घर में अनाज हो रहा है, गेहूं हो रहा है, चावल हो रहा है, आप उसको जमा करके रखोगे, खराब हो जाएगा। लेकिन जब उनको बेच करके पैसा को इकट्ठा करके रख दोगे तो पैसा खराब होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो धन संचय के रूप में भी, ठीक है, आप काम कर रहे हो, आप काम के बदले आपको एक पूरा खाना दे दे, तो खाना को रख पाओगे क्या? नहीं ना। पैसा है, चलो पैसा को जब मन कर रहे फिर बेच के खरीद के हम खा लेंगे। तो धन संचय के लिए भी हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, विनिमय के लिए भी, खरीदने बेचने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। घरों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा संसाधनों का नाम लिखिए। घरों में कौन सा ऊर्जा संसाधन प्रयोग में लाया जाता है भैया? तो कोयला हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, उपले हो जाएगा, आदि हो जाएगा। आदि मतलब खाने वाला आदि मत समझ लेना, मतलब और भी बहुत सारा होगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था और इसके संस्थापक जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है। हाँ। लोकतंत्र की दो चुनौतियां लिखिए। चुनौती मतलब क्या है? जो लोकतंत्र में रुकावट है, क्या है? जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा। कैसे है? जितना जनसंख्या बढ़ेगा, समझ रहे हो, लोकतंत्र उतना खतरा है। लोग बढ़ जाएंगे, लोगों का वोट बढ़ जाएगा। अशिक्षा तो सबसे बेहद एक खोखला कर देता है हर एक चीज को। मान लीजिए कोई शिक्षित नहीं है, अब उनको कोई ऐसा नेता आ जाएगा, बोलेगा मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम मुझे चुनाव वोट देना, तो बिल्कुल वोट दे देगा पैसा को बल पर। लेकिन ये नहीं समझेगा कि जो आज आपको चुनाव में वोट देने के लिए आपको पैसा दे रहा है, कल वही जीतने के बाद आपसे सूद समेत सारा कुछ वसूल भी लेगा और आपको कोई लाभ भी नहीं पहुंचेगा। कोई सुविधा जो सरकार की आती है वो भी आप तक नहीं पहुंचने देगा। समझ रहे हो? तो ऐसी होती है, तो ऐसा कभी मत करना मेरे भैया। मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा को परिभाषित करने की चीज है, देखो क्या? मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिसे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है। चलो भाषा में लिख दिया ना कि मुद्राएं दैनिक जीवन की धन के उस रूप को कहते हैं। मुद्रा क्या बोलते हैं? धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है। दैनिक जीवन में क्या होता है? खरीद सकते हैं किसी चीज को, बेच सकते हैं। मुद्रा नहीं होगा तो खरीद बेच बंद हो जाएगा। अगला सवाल है, हेनरी फोर्ड कौन था? द फोर्ड कंपनी का मालिक वन एंड ओनली हेनरी फोर्ड। कारों का बहुत बड़ा निर्माता थे और एकदम सुपर डुपर हिट कार हेनरी फोर्ड। फोर्ड मोटर्स जानते होंगे, तो उनके निर्माता थे कौन? हेनरी फोर्ड। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हो? तो औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिए। मतलब उद्योग लगाए गए, फैक्ट्रियां लगाई गई और उत्पादन का कोई सीमा नहीं रहा। मतलब समझ लो, आज अगर 5 उत्पादन हो रहा है तो जब फैक्ट्री लग गया तो मतलब समझ लो 500 उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार से किसी भी चीज का उत्पादन हो सकता है। जो चीज का फैक्ट्री था उस चीज का उत्पादन कर रहा था। समझ रहे हो? तो इसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। मतलब उद्योग लग गया, एकदम क्रांति आ गया बाजार में। समझ रहे हो? इस क्रांति का श्री गणेश कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था? अभी कुछ देर पहले बताया। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? तो चुन्नू मुन्नू का पार्टी, ऐसा मत लिख देना। क्या लिखना? देखो, ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करते हैं क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। तो क्या हुआ? क्षेत्र दल क्या है? ऐसा राजनीतिक दल है, तो आखिर राजनीतिक दल है ना, राजनीतिक दल ही होगा। तो ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करता है उसे क्षेत्रीय दल कहता है। इनके कार्य करने का दायरा सीमित होता है। मतलब ये सिर्फ अपने क्षेत्र में ही कार्य करेगा और दूसरे के क्षेत्र में जाके कार्य नहीं करेगा। जैसे मोदी देख रहा है, पूरे देश को देख रहा है, ठीक है, हेमंत चचा पूरे राज्य को देख रहा है, लेकिन ये सिर्फ अपने क्षेत्र को ही, अपना जो विधानसभा होगा या कुछ इसी को देखेगा।
खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास में काट लेते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। कौन सा हो गया? जैसे धान को बोते हो बरसात के दिनों में जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर आते आते काट लेते हो, आराम से धान खाते हो, माड़ भात खाते हो, समझ रहे हो? ये चीज हो गया। नेक्स्ट, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? तो वहां संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और अगला और अंतिम सवाल है, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है भैया? विदेशी निवेश मतलब विदेश से जो निवेश हमारे देश में आता है उसे ही हम लोग बोलते हैं विदेशी निवेश। मतलब सर, मतलब जब कोई बाहरी देश या कंपनी हमारे देश में या हमारे देश के कंपनियों में निवेश करता है तो उसे बोलते हैं विदेशी निवेश। समझ रहे हो? जब कोई बाहरी कंपनी, बाहरी देश का कंपनी हमारे देश में कंपनी फैक्ट्री स्थापित करती है या फिर हमारी फैक्ट्रियों में ही अपना निवेश कर देती है तो उसे हम लोग बोलते हैं विदेशी निवेश। समझ रहे हो? यही है विदेशी निवेश। ठीक है, और पढ़ लो विशेष ताकि एग्जाम में नंबर आए खास। बस पढ़ लो, अभी मौका है, बाकी सब तो धोखा है। और कल होली है, होली के रंग में इतना मत रंग जाना कि आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो भी रंग से धुल जाए और आपका नंबर भी ना देखे कौन कितना नंबर लाया है। तो अभी पढ़ लो अच्छा से। देखो, होली खेलना बिल्कुल भी मनाही नहीं है, आप लोग खेलो, बट अगर आपका तैयारी अच्छा है, आपको लग रहा है तो बिल्कुल ठीक है। होली हर बार आएगा, लेकिन इस बार जब बोर्ड एग्जाम देने वाले हो वो बिल्कुल और कभी नहीं आएगा, इस बार ही है। अगली बार फिर 12th का एग्जाम दोगे, 10th का तो नहीं आएगा ना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि होली मत खेलो, एक दिन खेलने से कुछ बिगड़ जाए, बिल्कुल एक दिन खेलोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा एक दिन खेलोगे तो। ठीक है, आप खेल लो 2-4 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पढ़ाई में जुट जाना, ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर आप बर्बाद कर दिए। ठीक है, मस्ती का दिन है, मस्ती जरूर करना बट पढ़ाई में लगे रहना। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। पढ़िए अच्छा से, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।